जिसके लिए आज का मतलब अभी और कल का मतलब था कुछ नहीं। एक ऐसा इंसान जो खुद को 27 साल का समझता रहा जबकि वो 82 साल का हो चुका था। वो एक ऐसी दुनिया में कैद था जहां समय आगे तो बढ़ता था पर यादों के बिना। उसका नाम था हेनरी गुस्ताव मोलाइसन, जिसका जन्म 26 फरवरी 1926 को हुआ था। लेकिन विज्ञान की दुनिया में उसे पेशेंट एचएम के नाम से जाना जाता है। उसकी कहानी सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के सबसे बड़े रहस्य याददाश्त यानी मेमोरी की कहानी है। हेनरी मोलाइसन की जिंदगी भी हम सबकी तरह नॉर्मल चल रही थी, बिल्कुल सामान्य थी, जब तक कि वो 7 साल के नहीं हो गए थे। एक भयानक साइकिल दुर्घटना ने उनकी जिंदगी की राह बदल दी पूरी तरीके से। इस दुर्घटना के बाद उन्हें मिर्गी यानी एपिलेप्सी के दौरे आने लगे, जो धीरे धीरे बढ़ते गए और इतने गंभीर हो गए कि वो अपनी उम्र के 20 साल तक पहुंचते पहुंचते कोई भी काम नहीं कर पाते थे। उनकी जिंदगी एक तरह से रुक सी गई थी। ये भी एक अजीब इत्तेफाक था कि उनके परिवार में मिर्गी का एक इतिहास था। उनके पिता की तरफ से उनके 3 चचेरे भाई इस बीमारी से पीड़ित थे, जिससे ये संभावना और बढ़ गई थी कि उनकी बीमारी सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि जेनेटिकल भी हो सकती थी। साल था 1953, जगह थी अमेरिका का कनेक्टिकट शहर। डॉक्टर और परिवार सब परेशान थे कि क्या किया जाए, क्योंकि उस समय मिर्गी के इलाज के तरीके बहुत ही लिमिटेड थे। ज्यादातर दवाएं बेअसर हो रही थी। जब सारी दवाएं बेअसर हो गईं, बिल्कुल फेल हो गईं, तो एक फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर विलियम बीचर स्कोविल उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर सामने आए। डॉक्टर स्कोविल उस समय इस तरह की सर्जरी करने के लिए माहिर माने जाते थे। उनका मानना था कि दिमाग के टेम्पोरल लोब में ही वो जगह है जहां से मिर्गी के दौरे उठते हैं। आखिर में डॉक्टर स्कोविल ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने हेनरी के दिमाग का एक हिस्सा, जिसे टेम्पोरल लोब कहते हैं, सर्जरी करके हटाने का सुझाव दिया। ये मुश्किल फैसला था, लेकिन उनका मानना था कि दिमाग का यही हिस्सा मिर्गी के दौरे का कारण है। उस समय यह माना जाता था कि यह हिस्सा सिर्फ सूंघने यानी कि स्मेल से संबंधित है और इसे हटाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि यह भी एक बहुत ही बड़े जोखिम भरा प्रायोगिक या एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन था, लेकिन हेनरी और उसके परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। उम्मीद की एक आखिरी किरण थी ये ऑपरेशन। डॉक्टर स्कोविल ने हेनरी के अलावा कुछ और मरीजों पर भी इस तरह के पहले ऑपरेशन किए थे, तो इसलिए फैमिली भी तैयार हो गई। वो इस तरह की सर्जरी के मास्टर माने जाते थे उस समय। उनके लिए एक ऑपरेशन एक नई चिकित्सा तकनीक का जस्ट एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग था। तो 1 सितंबर 1953 को हेनरी का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर स्कोविल ने हेनरी के दिमाग के दोनों तरफ के टेम्पोरल लोब का एक हिस्सा हटा दिया। इस हिस्से में हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के कुछ टिश्यू भी शामिल थे। ऑपरेशन सफल रहा। हेनरी के मिर्गी के दौरे भी लगभग खत्म से हो गए। उसके परिवार और डॉक्टरों को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस ऑपरेशन के बाद हेनरी की दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। जब उसका दर्द पेन कुछ कम हो गया और वो होश में आया, तो डॉक्टर स्कोविल और पूरी मेडिकल टीम को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूं देखने में हेनरी बिल्कुल ठीक था। वो बोल सकता था, तर्क कर सकता था, उसकी इंटेलिजेंस एंड मेमोरी में भी कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ याद कर सकता था। उसे सब कुछ याद था, अपने बचपन की बातें, अपने माता पिता के चेहरे, स्कूल में सीखी हुई चीजें और बातें। लेकिन कुछ तो अजीब था, और ये अजीब बहुत बड़ा अजीब होने वाला था। वो अपनी जिंदगी की सबसे हाल की घटनाओं को याद नहीं रख पाता था। अगर कोई उससे मिलता, बात करता और फिर कुछ देर बाद दोबारा लौटता, तो हेनरी उसे पहचान नहीं पाता था। हर बार उस इंसान से मिलता जैसे वो पहली बार मिल रहा हो। उसे कुछ भी याद नहीं था। अगर वो आज कोई किताब पढ़ता तो कल उसे याद नहीं रहता था कि उसने कौन सी किताब पढ़ी थी, किस बारे में क्या टॉपिक पढ़ा था या क्या नॉवेल पढ़ा था। वो एक पल में हंसता था और अगले ही पल भूल जाता था कि आखिर वो क्यों हंस रहा था। हेनरी की याददाश्त पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसके साथ साथ उसके परिवार के लिए भी उनकी दुनिया बदल चुकी थी। हेनरी के साथ जो हुआ उसने डॉक्टर स्कोविल को भी गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठे। जहां कुछ लोगों ने उन्हें एक साहसी सर्जन माना, वहीं बहुत से लोगों ने उनके इस कदम को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया और इसके लिए उन्हीं को ब्लेम किया गया।
इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने अपनी सर्जरी का तरीका बदल दिया। इस एक केस ने उन्हें यह सिखाया कि दिमाग के कुछ हिस्से जिन्हें हम गैर जरूरी समझते हैं या उस समय गैर जरूरी समझा जाता था, असल में वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। दिमाग से छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा जोखिम था। डॉक्टर स्कोविल और एक यंग एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट ब्रेंडा मिलर ने इस केस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। वो दोनों मिलकर हेनरी के इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। हेनरी का आईक्यू स्कोर बिल्कुल सामान्य था। वो पुरानी यादें सुना सकता था, बातें बता सकता था, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ ही मिनटों का था। अगर उसे कोई 5 अंकों का नंबर बताया जाता तो वो उसे कुछ देर तक याद रख सकता था, जब तक कि उसका ध्यान नहीं भटकता। लेकिन वो एक नए पल को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं लेके जा पाता था, लंबे समय की याददाश्त में नहीं बदल पाता था। ब्रेंडा मिलर ने हेनरी के साथ दशकों तक काम किया। हर बार जब वो हेनरी से मिलती तो उसे अपना परिचय दोबारा देना पड़ता था, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता था। हेनरी को वो कभी याद ही नहीं रही। डॉक्टर मिलर ने उसे कई तरह के टेस्ट दिए। एक टेस्ट था मिरर ट्रेसिंग टेस्ट। इसमें हेनरी को एक स्टार की स्ट्रक्चर आकृति दी जाती थी, केवल शीशे में देखकर उसे ट्रेस करना होता था। ये एक मुश्किल काम था। हेनरी हर दिन ये टेस्ट करता। हर दिन वो यही कहता कि उसने काम पहले कभी नहीं किया है। लेकिन ब्रेंडा ने एक चौंकाने वाली बात नोटिस की कि हेनरी का जो प्रदर्शन है हर दिन बेहतर होता जा रहा था। इसका मतलब था कि उसका दिमाग कुछ तो सीख रहा था, पर उसे याद नहीं था कि वो कुछ सीख भी रहा है। और इसी खोज ने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। हेनरी की हालत को एंटेरोग्रेड एमनेसिया का नाम दिया गया। इससे यह साबित हुआ कि हमारी याददाश्त एक ही तरह की नहीं होती है। ब्रेंडा मिलर ने बताया कि 2 तरह की मुख्य याददाश्त हमारी होती है। नंबर 1, डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये एक याददाश्त है जिसमें हम फैक्ट्स को, घटनाओं को और जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनको याद रखते हैं, जैसे आपका नाम, आपकी शादी की तारीख और आपने कल रात क्या खाया था। हेनरी की ये मेमोरी खत्म हो चुकी। दूसरा, प्रोसीजरल मेमोरी। ये वो याददाश्त है जो हमारा स्किल्स और आदतें बनाती है, जैसे साइकिल चलाना, तैरना, पियानो बजाना। हेनरी की ये मेमोरी बरकरार थी, जिसको आप मसल मेमोरी भी कह सकते हैं। हेनरी मोलाइसन का केस इस बात का पहला पक्का सबूत था कि हमारे दिमाग में याददाश्त के अलग अलग सिस्टम होते हैं और इन सब में हिप्पोकैम्पस एक बहुत अहम रोल निभाता है, जिसको डॉक्टर ने निकाल दिया था। यह वो हिस्सा है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने का काम करता है। हेनरी के दिमाग से हिप्पोकैम्पस का ये हिस्सा हटने के कारण ये सिलसिला हमेशा के लिए रुक गया था। वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाता था। ये एक दुखद कहानी है। 55 साल तक हेनरी मोलाइसन ने एक ऐसी दुनिया में जिया जहां उसके लिए हर पल नया पल था। वो अपनी माँ और परिवार की मृत्यु का दुख हर बार नए सिरे से महसूस करता था, क्योंकि उसको पुरानी बातें याद थी। जब भी वो उसे बताया जाता, उसे वही दुख पहली बार महसूस होता। ये कितना भयानक होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी त्रासदी ने विज्ञान को एक नई सोच दी, नई दिशा दी। उसके दिमाग के हर पल के एनालिसिस से साइंटिस्ट ये समझ गए कि हम कैसे याद रखते हैं या हम कैसे भूलते हैं और कैसे हमारा दिमाग इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है। 2008 में 82 साल की उम्र में हेनरी मोलाइसन की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी वसीयत में उन्होंने अपना दिमाग विज्ञान को दान कर दिया था। उसके दिमाग को हजारों बेहद पतली स्लाइस में काटा गया ताकि साइंटिस्ट उसके दिमाग की हर स्ट्रक्चर को, हर बारीकी को समझ सके। आज हेनरी मोलाइसन का नाम दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिफिक केस स्टडीज में दर्ज है। वो एक दुखद दुर्घटना का शिकार था, लेकिन उसकी कहानी ने हमें याददाश्त की जटिल पहेली को सुलझाने का रास्ता दिखाया। हेनरी के केस के बाद इस तरह का बड़ा ऑपरेशन बंद हो गया। आगे से इस तरह का ऑपरेशन कभी नहीं किया गया। आज की मेडिकल साइंस इस तरह की सर्जरी को बेहद खतरनाक मानती है। अब मिर्गी के दौरे के लिए सर्जरी नहीं, बहुत ही सटीक और सुरक्षित ट्रीटमेंट सामने आ गए हैं। आधुनिक तकनीक जैसे एफएमआरआई, ईईजी की मदद से डॉक्टर दिमाग के उस छोटे से हिस्से का पता लगा लेते हैं जहां से दौरा शुरू होता है और सिर्फ उसी हिस्से तक जाते हैं अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आजकल ये मेडिसिन से भी मैनेज हो जाता है। इस तरह आज डॉक्टरों को हिप्पोकैम्पस जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे मरीज की याददाश्त सुरक्षित रहती है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हेनरी मोलाइसन ने अपनी यादें खोकर
पूरी मेडिकल साइंस को याददाश्त के बारे में वो सबक दिया जो शायद कोई और नहीं दे सकता था, जिसने अपनी यादें खोकर पूरी दुनिया को याददाश्त यानी मेमोरी की सबसे बड़ी सीख थी। तो ये थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।